ये कक्षा वार है यानी क्लास 12th का 12वां चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपको देखने को जो मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, आप आइए ध्यान से देख लीजिए एक बार। जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे कि आप जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देखिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, चिकित्सा में इस्तेमाल, परजीवी यानी जंतुओं में इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद इतना आपको 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आइए और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। जैसे कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, यानी 11 चैप्टर में, ऐसा ये चैप्टर कह रहा है कि आप 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। ठीक है, अब क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जब आप पढ़ चुके हो तो उसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक छोटा चैप्टर होने के नाते मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूँ या पहले इसका वीडियो डाल रहा हूँ। वो लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इस वजह से बाद में और पहले इसको पढ़ा के फिर बाद में उस चैप्टर को मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर उसको पढ़ लीजिएगा तो दोनों चैप्टर आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी इसके बारे में पढ़ चुके हो, जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक एवं जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन यानी जैव प्रौद्योगिकी की जो डिफिनेशन है ना, वो डिफिनेशन यही कहती है कि किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का इस्तेमाल करके ह्यूमनों के लिए उपयोगी चीज़ों का इस्तेमाल करना, बनाना। ठीक है, अच्छा, और एक बात बताइए, जब आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ें बनेंगी तो वो लिमिटेड तो होंगी नहीं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बनाओगे, तो उसको लार्ज स्केल पे बनाओगे, बहुत बड़े पैमाने पे बनाओगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो डिफिनीशन कहती है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें ये कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में मानव के लाभ के लिए, ठीक है, लार्ज स्केल पे जो उत्पाद होते हैं उनका उत्पादन होता है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट जो उत्पाद हैं उनको बनाने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो जेनेटिकली रूप से होने चाहिए, मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित होने चाहिए, यानी उनकी जीन में फेरबदल होनी चाहिए। ठीक है, जीन तो आप जानते ही हो क्या होता है, डीएनए के छोटे छोटे पार्ट को हम जीन कहते हैं। सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी की उपयोग चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल फील्ड में, निदान सूचक पेन किलर, ठीक है, निदान सूचक में, कृषि में, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। ठीक है, आप जानते हो बहुत सारी आजकल के दौर में फसलें नष्ट हो जाती तो उनमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसलों को बचा लें, फसलों का प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन, ठीक है, ज़्यादा करने के लिए। संसाधित खाद्य, जैव सुधारक, अपशिष्ट, वेस्ट प्रोडक्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो क्या है, पहला क्या है आपका, जो पहला है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, जो पहला है, इसमें पहला क्या है, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक निर्माण करना है। ठीक है, उन्नत जीव यानी लिविंग जो उन्नत जीव होते हैं। ठीक है, उन्नत जीव मतलब ऐसे अच्छा, एंजाइम का काम क्या होता है, कोई बता सकता है एंजाइम का काम। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे क्योंकि इसको जो बायोटेक्नोलॉजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज़्यादातर हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों में हम एंजाइम के रूप में, ठीक है, तो इस हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, तो हम इसमें प्योर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा,
अब जो एंजाइम बन चुका है उसके कार्य करने के लिए अभियांत्रिकी या सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जैसे कि अब पहले का हमने इस्तेमाल किया, माइक्रोब्स लिया, उसका प्योरीफाई किया, उसको बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, मार्केट में बेचना है। इसको डाउन स्ट्रीम जो अनुप्रवाह प्रक्रमण होता है, इस इंग्लिश में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जो प्रोटीन जो प्रोडक्ट बन चुका है उसका हम प्योरीफाई करते हैं और उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक सेकंड आ जाइए आप। देखिए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जो कृषि हो वो रसायन आधारित कृषि हो, ठीक है। उसमें कार्बनिक कृषि हो, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक का इस्तेमाल ज़्यादा हो, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद जो हम जिस फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आनुवांशिकता उसमें चेंजिंग हो, जेनेटिक हो, जीएमओ हो, ठीक है, यानी उसमें जो रूपांतरित हो। चलिए, चलिए इसे देखिए, हरित क्रांति यानी ग्रीन, जो हरित क्रांति होती है, क्या होती है, हरित क्रांति हमें पढ़ना है, ठीक है। हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जब हरित क्रांति आई, जैसे कि पहले जो फसल उगती थी, भोजन बनता था या प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जितनी भी फसलें उगती थी, ठीक है, शुरू की बात करें, स्टार्टिंग में जितनी भी फसलें उगती थी, उसके बाद जब हरित क्रांति आ गया तो वो फसलें 3 गुना होने लगीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि हुई। यानी पहले अगर 100 किलोग्राम अगर 1 कुंटल गेहूँ आ रहा था, तो अब हरित क्रांति आने के बाद 3 कुंटल गेहूँ आने लगा। लेकिन फिर भी 3 गुना प्रोडक्शन, 3 गुना उत्पादन होने के बावजूद भी, ठीक है, ये सबको भोजन नहीं मिल पाता था। रीज़न देख लीजिए, तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं था। यानी जो 1 कुंटल गेहूँ था वो 3 कुंटल, यानी 100 कुंटल से 300 कुंटल प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन फिर भी ये जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी लोगों का, उनको भोजन नहीं मिल पाता था, उनको तक ये भोजन नहीं पहुंच पाता था। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो होती वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों का उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों का प्रयोग एक कारण है। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन बढ़ा, इसमें हम प्रोडक्शन जो बढ़ा है, जो उत्पादन बढ़ा, उसका ये रीज़न बता रहा है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अच्छा, आप जो उर्वरक खादों का इस्तेमाल सारे किसान नहीं कर पाते, क्योंकि ये महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और तो और जो उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने से जो खेत होती है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो फसल, जिस खेत में फसल उगी रहती है, वो फसल कट जाने के बाद वो खेत जो होता है वो बंजर भूमि हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादातर हमें पेस्टिसाइड यानी खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फसलें जो होती है मानव जातियाँ खाते हैं और लोग खाते हैं, तो उन जो खाएंगे उनके शरीर को तो नुकसान पहुँचाएगा। साथ में जो खेतें होंगे, फील्ड होगा, उनको भी ये बंजर भूमि बना देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें अनुमानसिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? यानी बिना फर्टिलाइज़र, बिना खाद का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। क्या ऐसा कोई तरीका है? जी, ठीक है।
क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायन का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकते हैं? आनुवांशिकता और रूपांतरित फसलों का उपयोग ही समस्या का हल है। यानी इसको हम बोल देंगे जीएमओ। क्या बोलेंगे? जीएमओ। जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीएमओ। यानी ये देखिए लिखा आनुवांशिक, इसको हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिक रूपांतरित जीव, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? एक सेकंड रुक जाइए। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब जीएमओ क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे पौधे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फंगस यानी कवक व जंतु जिसके जीन हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, ठीक है, उन्हें जीएमओ। यानी जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि बैसिलस थ्रोजेंसिस, सपोज दैट ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके जीन में, उसकी बॉडी में हमने क्या किया, उसके शरीर में कोई एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके बैक्टीरिया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एसिड बनाता है। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा एसिड नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एसिड वाली जीन को निकाल के जो हमें चाहिए उसका जीन हम उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे जीव को, ऐसे बैक्टीरिया को हम रूपांतरित जीव कहते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणु की प्रकृति या खाद्य जल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जो ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव होते हैं या पौधे होते हैं, क्या हमारे लिए लाभदायक हैं? हाँ, निसंदेह ये हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, निसंदेह हमारे लिए ये कैसे हैं? लाभदायक हैं। ठीक है, चलिए अजीव प्रतिबल हो, यानी जैसे अजीव प्रतिबल का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ना, यानी पानी की कमी, सूखा, या ऐसा पानी जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट हो, लवण हो, या बहुत हाई टेम्परेचर हो, उसके बावजूद भी फसलें आसानी से ग्रो कर पाएँ, उग पाएँ। ठीक है, ये इनके फ़ायदे हैं। दूसरा, रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता, यानी केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम। ठीक है, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक। अच्छा, मैंने बताया कि आप अगर खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खाद में क्या होता है, खाद क्या करेगा, बंजर, पहला क्या करेगा, ये बंजर भूमि बना देगा। ठीक है, बंजर भूमि बना देगा। तो एक बात बताइए, अगर एक बार फसल उग गई तो दोबारा उस फसल पे जब हम वहाँ पे कुछ बोएंगे तो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम कम से कम खाद का इस्तेमाल करें। ठीक है, चौ चौथा, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। यानी एक चीज़ और, जितनी देखिए खाद और खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना। चलिए, यानी जितनी आवश्यकता होगी, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई 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 प्लांट है, ठीक है, सपोज दैट कोई, ये सपोज दैट प्लांट है, ठीक है, ये खेत है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए क्या हो रहा है, 1 सेकंड आ जाइए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
चलिए आज मान लीजिए कोई ये प्लांट है, ठीक है, क्या है, प्लांट है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इसको मान लीजिए, ये हो क्या रहा है यार, 10 ग्राम की आवश्यकता है खाद की, ठीक है। तो ये 10 ग्राम ही खाद लेगा, ठीक है। भले खेत में 20 से 25 ग्राम तक खाद है, बहुत सारी खादें हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे न्यूट्रिशन पोषण है, ठीक है, तो उतना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जितना इसको आवश्यकता रहेगा उतना ही लेगा, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद पाँचवा क्या है, चलिए आइए पाँचवा देखते हैं क्या कह रहा है। ये सब फायदे मैं आपको गिना रहा हूँ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सारे मैं आपको फ़ायदे गिना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, यानी जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड न्यूट्रिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोषण हो। उदाहरण के रूप पर जैसे देखिए, एक धान है, धान को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। ये समृद्ध धान है, ठीक है, यानी गोल्डन राइस। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधे, अच्छा, ये तदनुकूल पौधे क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ ये तदनुकूल पौधे, ये जो होते हैं तदनुकूल पौधे क्या होते हैं, मैं आपको एक सेकेंड में आपको बता रहा हूँ। बहुत बस सबसे अच्छी बात पहले इसको ध्यान में रखिए कि तदनुकूल पौधे क्या होते हैं, ठीक है। तदनु तदनुकूल पौधे कैसे क्या होते हैं, इसको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अच्छा, जिस सपोज दैट आपने एक ऐसे प्लांट की ग्रोथ, एक ऐसा प्लांट बोया है जिससे सिर्फ आपको क्या चाहिए, स्टार चाहिए, क्या चाहिए, स्टार चाहिए, ठीक है, यानी मंड चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा प्लांट ग्रो कराया है जिसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, स्टार चाहिए, ठीक है। दूसरा ऐसा प्लांट ग्रो कराया जिससे सिर्फ वसा चाहिए, ठीक है। तीसरा प्लांट ऐसा ग्रो कराया कि जिसे सिर्फ ईंधन चाहिए। चौथा ऐसा प्लांट ग्रो कराया जिसमें सिर्फ क्या हो, मेडिसिन भेजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मनचाहा, स्पेसिफिक, विशेष, यानी जो आवश्यकता हो उसी के प्लांट हमें ग्रो करना है। जैसे आम, हमें सिर्फ आम चाहिए तो हम सिर्फ आम के ही पौधे ग्रो कराएं, ठीक है। तो जैसे आपको ये स्पेशल होते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी एक काम फंक्शन के लिए, एक काम के लिए ये प्लांट होते हैं, इन्हें ही हम तदनुकूल पौधे कहते हैं, ठीक है। चल आइए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह है पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, जो पीड़कनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है, ठीक है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है, क्या है, जीव विष, यानी जीव विष का मतलब जो मार दे, जीवों को मार दे उसे जीव विष बोलेंगे। जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थुरेजेंसिस, याद नाम रखिए कि जो विष जीव विष कहाँ से निकाला जाता है, किस बैक्टीरिया से, एक्चुअली में ये क्या है, बैक्टीरिया है, नाम क्या है, बैसिलस थुरेजेंसिस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं, ठीक है। बीटी जीव विष जिन जीवाणुओं से क्लोनकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों पीड़कों प्रतिरोधक पैदा करता है, जिसे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा देखिए, बहुत सारी फसलें होती हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, ठीक है। अब हम बाहर से दवा का छिड़काव करते हैं। अब दवा क्या है, महंगी दवा आ रही है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हम जीएमओ का इस्तेमाल करके, ठीक है, जीएमओ का इस्तेमाल करके उसके जीन में फेरबदल कर दिए, ठीक है। अब जीन में जैसे ही हम फेरबदल कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा जीन बना दिया कि ऐसा जीन डाल दिया कि जो इंसेक्ट, जो कीड़ा मकोड़ा उस पौधे को खाएगा वो मर जाएगा, ठीक है। वही बात ये पूरी लाइन में कह रहा है, प्रतिरोधक पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह से जैव कीटनाशकों का निर्माण होता है। उदाहरण, ठीक है, जैसे आपको ऐसा नहीं है कि, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो पॉइजन होता है, विष होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता,
ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर कपास में आपको इस्तेमाल करना है, कपास के पौधे पे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड लग रहे हैं, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो आपको बीटी कपास इस्तेमाल करना पड़ेगा। मक्के पे तो बीटी मक्का, ठीक है। धान पे तो धान पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, धान वाला बीटी धान। टमाटर, बीटी टमाटर। आलू, ठीक है, बीटी। तो ये अलग अलग प्लांट पे अलग अलग जीव विष इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, बीटी कपास बैसिलस थ्रोजेंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेशन, ठीक है। ये लिथिडोप्टेशन को मारेंगे। अब ये लिथिडोप्टेशन होते हैं वो काम क्या करते हैं, तंबाकू की कलिका की, ये तंबाकू की पत्तियों को नष्ट करते हैं, ठीक है। या फिर इसे सैनिक कीड़ा। चलिए, कोलियोप्ट्रॉन यानी ब्रिटेल को मारेगा। डिप्टोरन जो होगा वो मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होता है। चलिए, ठीक है, मारने में ये सहायक होता है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बीटी थ्रोजेंसिस की अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर बीटी टॉक्सिन जो होता है, बीटी जो बैसिलस थ्रोजेंसिस से जो जीव है उससे हम बहुत सारे विष बना रहे हैं, जो कि प्लांट में प्लांट में हम डाल दे रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े तो खा रहे हैं, तो उस जीन से जो प्रोडक्ट बना उसको खाने के बाद वो तो न मर जा रहे हैं। लेकिन बैसिलस थ्रोजेंसिस क्यों नहीं मरता? उसका रीज़न है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है, यानी विष, जो बीटी जहर है, बीटी टॉक्सिन है, ठीक है, वो बैसिलस थ्रोजेंसिस के अंदर अक्रिय रूप में, किस रूप में? अक्रिय यानी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। किस रूप में? अक्रिय रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यह जीव विष बैसिलस को नहीं मारता है, ठीक है। अच्छा, वास्तव में बीटी जीव जिस विष प्रोटीन प्रकजीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, किस रूप में? निष्क्रिय या अक्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इसी निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवें आंत में क्षारीय पीएच यानी एल्कलाइन मीडियम। अच्छा, ये उसके अक्रिय, अब इसको सक्रिय होने के लिए आपको क्षारीय मीडियम चाहिए, क्षारीय पीएच में होना चाहिए। तो ये जो क्षारीय मीडियम होता है वो इंसेक्ट के गट में, गले में पाया जाता है। तो जैसे ही वो इस प्लांट को खाएगा, ठीक है, इसके जो जीन विष होंगे, यानी बीटी जीन, जो बीटी विष होगा बैसिलस थ्रोजेंसिस, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो होगा वो जो इंसेक्ट होगा, कीड़े मकोड़े होंगे, उसके गले में जैसे ही पहुँचेंगे तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, यानी सक्रिय रूप में हो जाएंगे। सक्रिय रूप में होने के बाद क्या होगा, ये घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। किस रूप में हो जाएंगे? सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय यानी इपिथीलियम की बात करें, कोशिकाओं की सतह से बंध कर अब क्या करेगा, जो आंत होती है उसमें ये छेद परपोरेशन, पोर बनाने लगा, ठीक है, निर्माण करते हैं, जिस कारण ये कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, यानी कोशिकाएं अपने आप क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ठीक है। और परिणाम स्वरूप जो कीट होता है वो मर जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैसिलस थ्रोजेंसिस को क्यों नहीं मारता? तो जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैसिलस थ्रोजेंसिस के अंदर निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, और इसको सक्रिय होने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, यानी क्षारीय माध्यम चाहिए। और वो क्षारीय माध्यम कहाँ होता है? इंसेक्टिसाइड के, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके गले में। जैसे ये इस प्लांट को वो कीड़ा खाएगा, उसके गले में जैसे ही ये प्लांट की जैसे ही प्लांट जाएगा तो बीटी टॉक्सिन जो होता है एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि पे वो एल्कलाइन मीडियम है, वहाँ पे क्षारीय माध्यम है, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ पे होगा उसके बाद ये घुल जाएगा, घुलनशील होकर सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने के बाद जो जीव विष होता है मध्य आंत के, यानी जो मध्य आंत होती है उसके जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये छिद्र कर देता है, और कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, फूल जाती हैं और फट जाती हैं, जिसके कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
चलिए आइए देखिए, विशिष्ट बीटी जीव जीन्स बैसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। यानी ये जो बीटी जीव बीज होता है, इसका हमने कपास में भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, जीन्स का चुनाव फसल और निर्धारित कीट पर किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीटी जीन्स जो होता है, ये बीटी जीव जो, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये बीटी बीज जीन्स होता है, ये किसी में ट्रांसफ़र कर दो भैया। यानी वो तंबाकू का है तो कपास में डाल दो, कपास का तंबाकू में डाल दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका होगा उसी में ही डालना पड़ेगा, तब ये जाके काम करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। विशिष्ट बीटी जीव बीज जीन्स बैसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव, जो जीन होते हैं उनका चुनाव हम किस आधार पर करते हैं, उसका आधार कि किस फसल में, इस जीन को हमें किस फसल में डालना है, इस फसल को कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा कीड़ा खाता है, उसको पता करके फिर उस हिसाब से हम उस प्लांट में उस जीन को हम डालते हैं। जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह, कौन सा समूह, कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करता है। ठीक है, किस समूह पर, कीटों के समूह पर ये निर्भर करता है। चलिए, जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं, यानी इसके लिए आपको क्राई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उदाहरण दिया है, जो प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट एसी क्राई जीन क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी द्वारा कूटबद्ध होते हुए कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जबकि क्राई फर्स्ट एबी मक्का के छेदक को नियंत्रित करता है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल याद हो, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि कपास के मुकुल कृमि को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर होगा क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। अच्छा, ये क्राई जो होते हैं प्रोटीन के नाम है, एसी इसके स्ट्रेन का नाम है, कहाँ से निकाला गया है। ठीक है, जबकि क्राई फर्स्ट एबी मक्का, क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो मक्के में छिद्र होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, तो क्राई फर्स्ट एबी। याद रखिएगा, मैं बार बार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी कूटबद्ध होते हैं किसमें, कपास में। और दूसरा, जबकि क्राई फर्स्ट एबी किसमें होता है, मक्के में इस्तेमाल होता है। आइए फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, ये देखिए कपास का, ये ध्यान से आप देखिए, कपास का पौधा है, किसका है, कपास का पौधा है। ठीक है, पहले वाले में देखिए, इनसे गोलक सलभ कृमि द्वारा नष्ट है, इस कपास में कीड़े मकोड़े लग चुके हैं। ठीक है, इसमें वही कीड़े मकोड़े लग चुके हैं, तो ये प्लांट, ये फ्रूट जो होगा, ये फल ख़राब हो चुका है। दूसरा जो दिखाया है इसमें, पूर्णतः परिपक्व मेच्योर, यानी ये जो कपास का पौधा है पूरी तरह से मेच्योर हो गया। ठीक है,